नमस्कार, मैं माही मलिक सक्षम से सक्षम लाइव प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं आज सोमवार है और आज हम यहाँ पर हमारा जो प्रोग्राम है वो लाइफ स्किल पर आधारित है और हम यहाँ पर सिखाएंगे आपको ज़िंदगी जीने के नए नए तरीके। मेरे साथ है यहाँ पर सुनीता जी। नमस्कार। आपका वेलकम है। वैसे तो ये प्रोग्राम आप ही का है लेकिन आज हम यहाँ पर कुछ विशेष विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। ज़िंदगी क्या है, ज़िंदगी को कैसे जीना चाहिए और क्यों लोग ज़िंदगी से हार मान लेते हैं और हार मानकर डिप्रेशन में चले जाते हैं और वो कहीं ना कहीं एक लाइफ का जो आपका ट्रैक होता है उस ट्रैक से कहीं ना कहीं भटक जाते हैं और भटक के ज़िंदगी को गंवाने की सोचते हैं और ज़िंदगी से हार मान लेते हैं। तो हम आपको बताएंगे यहाँ पर इसी विषय में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे कि ज़िंदगी को कैसे सही ट्रैक पर ले जाना है और कैसे ज़िंदगी को खुशहाल तरीके से जीना है। मैं आपको बताना चाहती हूँ यहाँ पे आप लोगों को कि ज़िंदगी के दो पहलू हैं, एक फ्रंट साइड और एक बैक साइड। एक फ्रंट साइड और एक बैक साइड। अगर देखा जाए तो हर रोज़ एक नया टारगेट होता है लाइफ का। ज़िंदगी रंगों से भरी हुई होती है अगर हम फ्रंट साइड से देखते हैं तो, कि हम जब एक नया सवेरा होता है हम एक नई एनर्जी के साथ उठते हैं क्योंकि हम हैप्पी माहौल में हैं और ज़िंदगी को एक नई तरीके से नई नज़रिए से देखते हैं। एक टारगेट लेके चलते हैं कि हाँ कल जब हम सुबह उठेंगे तो ज़िंदगी में पता नहीं क्या हमारी ज़िंदगी में नया होने वाला होगा। तो वो तो हो गया फ्रंट साइड कि हाँ हम हैप्पी माहौल में जी रहे हैं, हम ज़िंदगी को एक अच्छे तरीके से जी रहे हैं और हम उस ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करते हैं कि ज़िंदगी बनाई है, कि कितनी खूबसूरत ज़िंदगी है। और अगर हम बैक साइड से देखें, कुछ लोग ज़िंदगी से इतने मायूस होते हैं कि वो ज़िंदगी को जीने से घबराते हैं। वो सोचते हैं कि हर मुश्किलें हमारे ऊपर आती हैं और हम इतना परेशान हो जाते हैं और ऊपर वाले को ही बोलने लग जाते हैं कि ज़िंदगी क्यों बनाई है, क्यों ये ज़िंदगी चल रही है। सारी ज़िंदगी के जो मसले होते हैं वो हल करते एक लाइफ जो हो जाती है एक मैथ्स की तरह कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है और उसको सॉल्व करने के लिए हम दिन रात लगे रहते हैं कि हमारे साथ ही बुरा होता है, हमारे साथ ही सब कुछ गलत हो रहा है, कि क्यों हमारी ज़िंदगी में अच्छा नहीं हो रहा, क्योंकि हम लाइफ के गलत ट्रैक पे चल रहे हैं। इसीलिए हमें लगता है कि ज़िंदगी एक परेशानी है। अच्छा, एक बात मैं बोलूँगी कि जब ज़िंदगी में दुख आते हैं उसके बाद जब सुख आते हैं तो तभी हमें फील होता है ना कि हाँ भाई दुखों के बाद ही तो खुशी का आनंद प्राप्त होगा, दुखों के बाद ही लाइफ में कुछ अच्छा लगेगा, कि दुख आ गए लाइफ में उसके बाद कुछ हैप्पी मोमेंट हुआ लाइफ में तो पता चलेगा ना कि हाँ ये खुशियाँ हैं। अगर दुख नहीं आएंगे, खुशियाँ रहेंगी लाइफ में, तो क्या होगा कि जीवन का महत्व ही नहीं रहेगा, पता ही नहीं चलेगा, खुशियों का पता नहीं चलेगा, कि खुशियाँ फील नहीं हो पाएंगी इंसान को अंदर से। तो आज मेरे साथ सुनीता जी हैं, वो आपको बताएंगे एक विशेष बातें आपको ज़िंदगी जीने की और ज़िंदगी से रूबरू होने के लिए। आप हमें बताइए, हमारे दर्शकों को बताइए कि ज़िंदगी को कैसे अच्छे से अच्छे माहौल में हमें ढालना चाहिए और कैसे एकदम सिंपल लाइफ को बनाना चाहिए। जी, जैसा कि अभी माही ने बोला कि हम लोग जब दुख आता है तो ज़िंदगी याद रखते हैं, भगवान को याद करते हैं, आने वाले टाइम को याद करते हैं। उस टाइम हमें ये सिर्फ दिखता है कि हमारी ज़िंदगी ख़राब है या ऐसा चल रहा है वैसा चल रहा है लाइफ में। बहुत सारे लोग हैं कि उस टाइम पे अपने आप को संभाल नहीं पाते, क्योंकि दुख तकलीफ सबकी लाइफ में होती है। ऐसा नहीं है कि किसी की लाइफ में नहीं है, सभी की लाइफ में होती है। तो टेंशन जब होती है तो इंसान सोचता है या तो मैं सुसाइड कर लूँ या मैं कुछ ऐसा कर लूँ या कुछ गलत कदम उठा लूँ। बट ऐसा जब नहीं सोचता जब उसके पास सुख आता है। हर टाइम दुख नहीं रहता। हाँ, जैसे जैसे सुख आया वैसे वैसे सुख भी आता है। तो हाँ, कहीं ना कहीं लोगों को ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि अगर सुख ही सुख आएगा तो हमें आंसुओं का महत्व नहीं पता चलेगा, क्योंकि आंसू भी आने बहुत ज़रूरी हैं लाइफ में। अगर जब तक हम चीज़ों को देखना और सुनना, उनको ढंग से महसूस करना नहीं सीखेंगे, अगर हमें बुरा भी लग रहा है तो क्यों लग रहा है, कुछ तो कारण होगा उसका। अगर कुछ लाइफ में दुख आया है तो जैसे कि हो जाता है कई बार बच्चे को हम मार देते हैं, हाँ, तो बच्चा रोने लगता है, वैसे ही सडनली हम उसको चॉकलेट दे देते हैं, वो खुश हो जाता है। हाँ, उसको उस चीज़ का महत्व नहीं पता ना, उसको ये पता चलेगा कि अगर अब मैं रोऊंगा तो मुझे चीज़ मिल जाएगी, हाँ, मुझे खुशियाँ मिल जाएगी। ऐसे ही हमारी ज़िंदगी है। अगर हाँ, दुख आया है हमारी ज़िंदगी में तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें अच्छी हो जाती है आते आते टाइम में। तो ऐसे हमारी ज़िंदगी का ये वाला सफ़र भी कट जाता है। और जैसे कि अभी हमारी कोरोना टाइम में कितने लोग लॉकडाउन में सबकी जॉब छूटी। हाँ, तो काफी लोगों का पहाड़ लोगों पे टूटा है कोरोना काल में। जी, तो जैसे कि अभी काफ़ी परिवार ऐसे हैं कि जो यहाँ से चले गए हैं, प्लान कर गए हैं अपने अपने घरों के लिए,
और कैसे कितनी तकलीफों में गए हैं, क्योंकि कोई गाड़ी या साधन कुछ नहीं मिला उनको। हाँ, क्योंकि लॉकडाउन के टाइम पे सुनने को आ रहा था, इतना मतलब न्यूज़ में आ रहा था कि लोग बाग पैदल ही चल रहे हैं। एक आपने न्यूज़ में सुना होगा, आए दिन इस तरीके की न्यूज़ नहीं आती है, कोरोना काल में ही इस टाइप की न्यूज़ आई है कि उसमें पता चला कि एक लेडी थी जो प्रेग्नेंट थी। अब उनको खाने पीने के लिए कुछ मिला नहीं, उन लोगों ने पलायन करने का सोचा, अपने गाँव जाने का सोचा। तो क्या हुआ कि उस लेडी की डिलीवरी रास्ते में चलते चलते ही हो गई। और सोचो कि उस मतलब कितना दर्द उस लेडी ने सहा होगा। इस तरीके की न्यूज़ अगर सुनने को आती है तो फिर लगता है कि यार कितना उन लोगों की ज़िंदगी में कितना दुख है। और वैसे सबको अपनी अपनी लाइफ की टेंशन बहुत होती है, बहुत दुख है और हमारी लाइफ में इतना बेकार हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, सब पूरा मतलब पूरा हेल मचा पड़ा है हमारी लाइफ में, ये रहता है ना। लेकिन जब हम दूसरों के दुखों को देखते हैं तो फिर हमें कहीं ना कहीं अपने दुख कम लग जाते हैं। तो लाइफ को वैसे ही मोटिवेट करके, अगर मेरी तरीके से, मैं अपने तरीके से बताऊंगी जो मेरी थिंकिंग है कि लाइफ को अगर सही तरीके से जियो और सोचो कि चलो ठीक है, जो चल रहा है चलने दो। मन में अपने थिंकिंग बना के रखो, मन में माइंड में थिंकिंग करके रखो ये चीज़ कि अगर कोई चीज़ गलत बोल रहा है इंसान तो उसको सबसे पहले तो माफ़ करने की सोचो। जब तुम माफ़ करते हो तो सोचो जो भगवान है, ऊपर वाला है, बनाने वाला है दुनिया, वो लोगों को बहुत जल्दी माफ़ कर देता है। और हम तो फिर भी इंसान है, अगर हम लोगों को माफ़ करेंगे तो सही है ना, ज़िंदगी आगे बढ़ेगी। और कहीं ना कहीं जो रिश्ते टूटने की कगार पे आ जाते हैं छोटी छोटी गलतियों पे या बोलने पे या माफ़ ना करने पे, तो वो नहीं टूटेंगे और कहीं ना कहीं लाइफ एकदम सही ट्रैक पे चली जाएगी और लोगों की लाइफ एकदम नॉर्मल हो जाएगी। और जो मतलब प्रॉब्लम होती है डिप्रेशन में, ऐसा होता है कि किसी से झगड़ा हो गया है ना, मतलब मेरा आपसे झगड़ा हो गया, तो झगड़े के बाद ये फील होता है यार मैंने उसको ये बात तो बोली नहीं, मैं ये बोलना भूल गई। आपको भी लगेगा कि यार मैंने उसको ये चीज़ नहीं बोली, मतलब बाद में माइंड में आता है क्योंकि कहीं ना कहीं वही चीज़ें माइंड में चल रही होती है। और झगड़ा कैसे हो गया, उसने मेरे से कैसे झगड़ा कर लिया, ये कैसे हो गया हमारी लाइफ में, तो मतलब वही माइंड में एकदम डिप्रेशन जैसा हो जाता है, टेंशन हो जाती है। तो फिर कहीं ना कहीं फिर मतलब माइंड में सोचो, सेटअप कर लो ये चीज़ माइंड में कि माफ़ करना सोचो कि कल जाके सॉरी बोलना है, उस बंदे से भी सॉरी बुलवाना है। क्योंकि अगर मैंने गलती की है तो जाहिर सी बात है ना, आपने भी कहीं ना कहीं गलती की होगी। और इस चीज़ को एक्सेप्ट करो आप कि हाँ मैंने गलती की है, तो आप भी गलती मानो और सॉरी बोलो कि सॉरी आप भी फील करो, मैं भी फील करती हूँ। रिश्तों को फिर से आगे बढ़ाते हैं और ज़िंदगी को फिर हैप्पी मोमेंट की तरह आगे एंजॉय करते हैं। जैसे कि अभी बताया आपने माही कि अभी गुस्सा, गुस्से पे कंट्रोल करो। अभी आपने एक लड़ाई का एग्जाम्पल दिया। हाँ, मैं ये चीज़ कहना चाहूँगी, जैसे लड़ाई है, ठीक है, अगर कर ली, हम माइंड में अदर के क्या चल रहा है कि मैंने उसको ये बात नहीं बोली, ये रह गया मेरे को उसको बोलना, ये चलता है। अगर उस जगह ये चले कि यार मैंने ऐसा क्यों बोला उसको, मुझे ये चीज नहीं कहनी चाहिए थी उसको, खुद की गलतियां रियलाइज चलो ठीक है, जो हुआ सो हुआ, उसको रियलाइज करनी चाहिए। अगर उसको जाके सुबह सॉरी बोले या अगर वो ही बोल दे सॉरी, तो सामने ये हो जाता है कि वो भी कहता है कहीं ना कहीं मैंने भी गलती करी है। तो सामने वाला इंसान भी सॉरी बोलने के लिए एग्री हो जाता है। पर अगर तुम्हें किसी चीज को, जिंदगी को चलाना है अच्छे तरीके से, तो थोड़ा बातों को इग्नोर करना पड़ेगा जो गलत होती हैं। जैसे कि किसी ने तुम्हें डांट दिया, अच्छे के लिए डांटा, बट क्या होता है वो नहीं देखा जा रहा कि उसने मुझे अच्छे के लिए डांटा, ये देखा कि मुझे डांटा क्यों डांटा। हाँ सही, ये चीज होती है कि क्यों डांटा। तो अक्सर इसमें जो लोग होते हैं बहुत परेशान हो जाते हैं। और ऐसे ही अपने बच्चों को भी, आप लोगों को मैं बस थोड़ा सा सजेशन देना चाहूँगी कि अपने बच्चों को भी यही सिखाएं कि अगर उन्होंने गलती की है तो उसको एक्सेप्ट करें कि मम्मा ये मेरे से गलती हो गई है या ऐसा। क्योंकि अगर जो बच्चे अभी जो जिनका टाइम चल रहा है, थोड़ी सी गलती हो जाती है, वो बच्चे पेरेंट्स से नहीं कहते। क्यों? क्योंकि मम्मी डांटेगी, टीचर डांटेंगे, बट ये कोई नहीं कहेगा कोई बात नहीं बेटा जाके सॉरी बोलना अगर ये गलती की है, या मम्मी से ही सॉरी बोलो। तो ऐसा हमें सिखाना चाहिए अपने बच्चों को। जैसे कि काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, अब ऑफिस का ले लो, ऑफिस में बॉस कभी कुछ थोड़ा सा गुस्सा हो जाते हैं, जैसे कि हमारे बॉस हो जाते हैं तो गुस्सा हो जाते हैं, उनके माइंड में भी बहुत सारी टेंशन होती है। तो इतनी सारी टेंशन होती है कि वो कहीं का गुस्सा कहीं उतर जाता है। तो हम ये सोच लेते हैं कि सर ने हमें डांटा, क्यों डांटा, हमने क्या गलती की, या मतलब हम भी उस कभी कभी ऐसा होता है कि लोग जवाब दे देते हैं। तो वो चीज़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब बॉस ने कुछ बोला होगा तो जाहिर सी बात है कि कुछ वो टेंशन में होंगे या कुछ उनको गलत लगा होगा इसलिए डांटा होगा।
हाँ, बट हाँ। हमारे बॉस तो ऐसे है कि हमें डांटते हैं और फिर बाद में आके बोलते हैं कि मैंने गलत बोला तुम लोगों को, उनको गलती पर रियलाइज कहीं ना हो जाती कहीं है। जो डर होता है ना, मतलब जी। जैसे अपने सीनियर्स को लेके डर रहता है, स्टूडेंट को टीचर का डर रहता जी। है ना, और टीचर्स को प्रिंसिपल का डर रहता है, प्रिंसिपल को भी अपने मतलब जो उनके सीनियर पर्सन होते हैं उनका डर रहता है। तो ये जो डर होता है ना कहीं काम को सही राह पे ले जाता है, कि जैसे मतलब डर रहेगा ना तो इंसान डर की वजह से काम को सही तरीके से करेगा, और अगर डर नहीं रहेगा चल हो जाएगा, छोड़ो रहने दो, हमें क्या फर्क पड़ता है, ये रहेगा, है ना। लेकिन अगर डर रहता है तो इंसान सही तरीके से कामों को करता है, और फिर अपना मतलब एक टारगेट बना के चलता है कि हाँ मुझे ये करना है, अगर मैंने नहीं किया तो मेरे बॉस मेरे को डांटेंगे, या फिर टीचर सोचेंगे, प्रिंसिपल हमको डांटेंगे, स्टूडेंट सोचेंगे कि हमारे टीचर हमको डांट लगाएंगे। तो वो जो मतलब डर की वजह से जो काम सही होते हैं तो वो कहीं ना कहीं सही है, वो डर भी होना ज़रूरी है सबको लेके, अपने सीनियर के प्रति, अपने टीचर्स के प्रति, अपने पेरेंट्स के प्रति। हाँ, पेरेंट्स से तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आजकल का जो जनरेशन है वो कहीं ना कहीं इतना मतलब हाइपर हो जाती है छोटी छोटी चीज़ों को लेके, और पेरेंट्स को मतलब सही से अंडरस्टैंड नहीं करती है, सोचती है कि ये लोग मतलब गलत बता रहे हैं, इनको नहीं आता, हमको ज़्यादा आता है। पर ये सोचो कि वो तुम्हारे माँ बाप हैं, कहीं ना कहीं वो तुमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस रखते हैं लाइफ को जीने का, और जो लाइफ में अच्छे बुरे एक्सपीरियंस वो आपके साथ साझा कर सकते हैं। मेरे ख्याल से कोई भी आपके साथ नहीं कर सकता, क्योंकि ज़िंदगी में दो ही लोग ऐसे हैं जो आपकी कामयाबी से खुश होंगे, एक तो आपके पेरेंट्स और दूसरे आपके टीचर्स। टीचर्स कभी भी नहीं चाहेगा कि उसके स्टूडेंट पीछे रहें या मतलब आगे नहीं बढ़ें। टीचर हमेशा यही चाहेगा कि उसके बच्चे जो उसके स्टूडेंट हैं वो हमेशा एक बड़ी पोस्ट पे जाएं, अच्छे से अच्छा स्कोर बनाएं और अच्छी जॉब अचीव करें लाइफ में, ताकि उनका नाम हो और निकलते बढ़ते उनको वो नज़र आए और उनको वो बस झुक के सलाम करें और उनके पैर छुएं। टीचर का यही मानना होता है। और एक पेरेंट्स होते हैं जो लाइफ में हमेशा अपने बच्चों का भला चाहते हैं, और वो सोचते हैं कि लाइफ में बच्चों की तरक्की आगे हो, ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ें। तो यही है। लेकिन जो और लोग हैं पड़ोसी हुए, मतलब कहीं ना कहीं जेलस फील करते हैं कि हाँ इनका बच्चा इस पोस्ट पे चला गया, या ये जॉब लग गई, या स्कूल में इतने मार्क्स आ गए, है ना। तो फिर ये होता है कि मतलब लोग बाग गलत राह पे बच्चों को ले जाते हैं कि हाँ तुम्हारे पेरेंट्स तुमको डांटते हैं, हम नहीं डांटते अपने बच्चों को। तो इस तरीके से बच्चों को एक गलत भटकाव देते हैं। जो हाँ। अगर किसी का बच्चा, जैसे पेरेंट्स ही कई बार कंपेयर कर देते हैं, हाँ, 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 कि हाँ। उसके बच्चे ने इतने मार्क्स लेकर आए हैं, तुम क्यों नहीं लेकर आए। हाँ। जरूरी नहीं है कि हर एक बच्चे के अंदर टैलेंट सेम हो या हर चीज सेम हो। तुम्हारे बच्चे के अंदर भी कुछ टैलेंट होते हैं। अभी जैसे कि मैं आजकल के मतलब वैसे पेरेंट्स की गलती नहीं है, बट अगर हम देखें तो हमारी जो टीचिंग लाइन स्टार्ट होती है बच्चों की एकेडमी, वो छोटे से होती है। हाँ। अभी बच्चा क्या करता है, मान लो 3 साल का जो बच्चा है वो फोन लेने के लिए रो रहा है, ठीक है। हाँ। बट उसको समझ नहीं है कि फोन क्या है। हाँ। बट आजकल के जनरेशन में 2 साल के बच्चे को फोन का पता है। तो ये कई बार ये होता है कि अगर मम्मी को कुछ काम करना है या पापा को कुछ काम करना है तो फोन पकड़ा देते हैं और आप अपने कामों में मगन हो जाते हैं। अब उसको कुछ दिन लत लग जाती है फोन की, अब वो खुद मांगता है, जिद करता है कि फोन चाहिए मुझे। तो उसे 2 थप्पड़ लगा देते हैं, पर वो जिद करने के बाद उसको दे देते हैं। हाँ, तो उसको ये पता चल गया कि मैं जिद करूंगा तो मुझे चीजें मिल जाएंगी। हाँ, जिद फिर वो जिद्दी हो जाता है बच्चा। कहीं ना कहीं बड़े होते होते वो जिद का जो लेवल है वो बढ़ता चला जाता है, और उसकी जो मतलब ख्वाहिशें होती हैं वो बड़ा रूप ले लेती हैं, और वो सोचते हैं बच्चे कि पेरेंट्स उनको ला देंगे। अभी कल का मैं आपको एग्जांपल दूंगी। कल मैं एक रिलेटिव के यहाँ पे गई थी, तो उनका छोटा सा बेबी है, होगा 3-4 साल का बेटा है उनका। तो जैसे उनके पापा फैक्ट्री से आते हैं घर पे, तो वो फ़ोन मतलब दे देते हैं उसको। तो फिर जब वो जाते हैं कि लाओ बेटा फ़ोन दे दो मेरा, तो कहता है नहीं दूंगा। ऐसे 3 बार। वो इतना क्यूट सा बेबी है ना, तो मतलब छोटे बच्चे एक तो प्यार में ज़्यादा बिगड़ जाते हैं। तो वो मतलब कि नहीं दूंगा। फिर कि पापा पहले प्रॉमिस करो कि न्यू फ़ोन ला के दोगे। हाँ बेटा प्रॉमिस करता हूँ। तो वो भी मतलब कहीं ना कहीं बच्चों की जिद हो जाती है कि हाँ हमारे पापा ने हमको झूठ बोला, ये चीज़ है ना। लेकिन फिर वही बच्चों को अगर फ़ोन नया देके और खेलों में लगाया जाए और चीज़ें सिखाई जाए तो वो ठीक रहेगा, क्योंकि फ़ोन से बच्चे बिगड़ते हैं। ऐसा भी नहीं है कि सारे बिगड़ते हैं, कुछ आजकल क्योंकि फ़ोन से ही पढ़ाई चल रही है। लेकिन ये है कि हमें बच्चों का ज़्यादा खास करके ख्याल रखना ज़रूरी है। अगर ख्याल नहीं रखेंगे तो वो, क्योंकि बच्चे जो होते हैं ना कोरे कागज़ की तरह होते हैं, तो उन पर अगर गलत स्याही पड़ गई तो वो बच्चों का जो ब्रेन वॉश हो जाएगा, वो गलत ट्रैक पे चले जाएंगे और वो गलत ही कर बैठेंगे, क्योंकि कोरा कागज अभी एकदम जैसा लिखोगे वो वैसा ही छाप छोड़ेगा। हाँ, वैसा ही छाप छोड़ेगा, जैसा लिखोगे वैसा ही छाप छोड़ेगा। तो
अगर हम लाइफ को लेके बात करें या लिमिट में अगर हर चीज करी जाए तो उसकी लाइफ बहुत सेट हो सकती है। अगर उसको हम अभी समझाएंगे कि बेटा जिद नहीं करना। कल मैं बताती हूँ कि मैंने खिलौना लेकर आई थी अपनी बेटी के लिए। तो मैंने उसको गुड़िया और एक खिलौना सेट दिया था, उसमें उसने सिर्फ मोबाइल निकाला और कहती है मेरे को नया फोन चाहिए। बस आप दोनों के पास फोन है, मुझे भी फोन चाहिए। हाँ, फोन के तो इतना मतलब आदत पड़ती जा रही है बच्चों की, कुछ मिले ना मिले बस फोन दे दो और खाना खिलाओ। हाँ, खाना वाना भी छोड़ देते हैं आजकल फोन के चक्कर में। तो हम कर रहे थे जीवन की बात कि जीवन में संघर्ष बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर जीवन में संघर्ष नहीं करेंगे तो आपकी नैया पार नहीं हो पाएगी। जीवन में संघर्ष निरंतर करते रहिए, आप अपने सफलता वाली सीढ़ियों पर पहुंच जाएंगे। और अगर आप संघर्ष बीच में ही रोक देते हैं, उदास हो जाते हैं, तो वो आपका जो संघर्ष पीछे पुराना वाला संघर्ष है वो बेकार हो जाएगा और आगे नहीं बढ़ पाएंगे आप। तो मैं तो यही कहूँगी, निरंतर संघर्ष करते जाइए, क्योंकि जो लोग संघर्ष नहीं करते वो पहली बात तो लेजी कहलाते हैं, आलसी कहलाते हैं। और अगर निरंतर आप संघर्ष करते जा रहे हो तो कहीं ना कहीं आप अपने मुकाम पर पहुँच ही जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको एक अच्छी सी मोटिवेशनल शायरी सुनाना चाहूँगी। जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि हमारे जो संघर्ष होते हैं, अभी देख लो बच्चे बहुत सारे हैं जो डीपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे बच्चे हैं जो सुबह उठ के रनिंग वनिंग पूरी एक्सरसाइज करते हैं, बट उनका डीपी में नाम या किसी वजह से सिलेक्शन नहीं होता है, तो बच्चे बहुत निराश हो जाते हैं। सही कह रहे हो। तो पेरेंट्स का प्रेशर होता है कि डीपी में जाना है तो जाना है, दिल्ली पुलिस में आपको जाना है। ठीक है, तो बच्चा एक बार नाम सिलेक्ट होने पर वो थोड़ा सा फील करता है कि मुझे नहीं जाना चाहिए, ये मेरा रास्ता नहीं है। फिर भी कई पेरेंट्स हैं जो मोटिवेशन करते रहते हैं, बट मैं कई पेरेंट्स को समझाना चाहूंगी, अगर आपका बच्चा उसमें नहीं है एग्री, तो उसको नहीं कराना चाहिए। नहीं, क्योंकि जिसमें मन होता है और जिसमें दिल होता है उसमें बच्चा अपने आप ही पास होता है। उसको एक मतलब क्रेज रहता है कि मेरे को ये चीज पानी है, नहीं तो जबरदस्ती का ये सौदा। लेकिन जो लोग एग्जाम देते हैं और फिर फेल हो जाते हैं, उनके लिए एक छोटी सी कविता यहाँ पे बोलनी चाहूंगी। नन्ही सी चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो जो आप सफलता की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ज़रूरी तो नहीं है कि एक बार आप फेल हो गए दूसरी बार भी आप फेल हो, क्योंकि एक बार जो आप फेल हुए वो कहीं ना कहीं आपको एक्सपीरियंस देके गया है, आपका प्रयास, और आपको पता चलेगा, आपको खुद ही एहसास हो जाता है कि कहाँ पे मैंने गलती की है, मिस्टेक की है। नेक्स्ट टाइम जब मैं करूँगा या करूँगी तो वो गलती नहीं मैं दोहराऊंगी और मैं आगे लाइफ में दोबारा से ये चीज़ अचीव करने की कोशिश करूँगी। और लक आपका अच्छा होगा तो आप आगे बढ़ जाओगे। अगर हमें डायरेक्टली 12वीं पास करनी हो तो हम कभी नहीं कर पाएंगे। अगर हमें उठा के सीधा अब इतने बड़े में अगर हमें 12वीं क्लास में बिठा दिया जाए, तो हम चाहे जितने भी पढ़े लिखे हों पर हम नहीं कर सकते। क्योंकि ठीक है, वही फर्स्ट क्लास से हम उसको करते करते हम 12th में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो यही होता है कि हम जो हमारा रेगुलर का होता है प्रोसेस, अगर हम करते रहेंगे तो कभी भी हम हार नहीं मानेंगे। निरंतर प्रयास करते रहना जरूरी है। अब जैसे हमने 12th पास की, ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, फिर हम कुछ कर सकते हैं, पर हम डायरेक्ट कुछ नहीं कर सकते। सोचेंगे कि हम एक बार हमने प्रैक्टिस किया, हमने एक बार कोशिश की और हम पास हो जाएं, तो ये कभी नहीं हो सकता। आपको 2-3 बार प्रयास करना बहुत जरूरी है और उससे कुछ ना कुछ हमें सीख ही मिलती है हर बार। तो जो तूफानों में पलते जा रहे हैं वही दुनिया बदलते जा रहे हैं। जो तूफानों में पलते जा रहे हैं वही दुनिया बदलते जा रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि जैसे लाइफ में तूफान आते हैं और तूफानों को अगर चीर कर आगे बढ़ जाओगे तो जाहिर सी बात है आप अपनी दुनिया बदलोगे, साथ में अपने परिवार की दुनिया बदलोगे, हमें पड़ोसियों की, रिश्तेदारों की, सबकी दुनिया बदल ही जाएगी कि आप अच्छी तरफ जा रहे हो। जैसे कि देखा जाए, एक मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगी। एक हमारे सर थे, वो यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे। तो मतलब एक होता है बंदा कि फर्स्ट टाइम में तुमने अचीव कर लिया, प्री क्लियर कर लिया, सेकंड टाइम में तुमने मेंस क्लियर कर लिया, प्री और मेंस क्लियर कर लिया थर्ड टाइम में, और फिर आप इंटरव्यू में लगातार, कहीं ना कहीं किस्मत का भी होता है। अगर अच्छा लक है तो आपको फर्स्ट टाइम में वो चीज़ अचीव हो जाएगी, और अगर लक नहीं है, लक खराब है, तो आपको निरंतर प्रयास करते रहना होगा, तब जाके आपको वो चीज़ें मिलेंगी। कहीं ना कहीं वो दुख के बाद जो सुख आपको मिलेगा, तो
वो आपको आगे की तरफ मोटिवेट करेगा और आपको ज़िंदगी जीने का एक अच्छा अनुभव मिलेगा। तो एक सर थे, वो मतलब प्री क्लियर किया, मेंस क्लियर किया यूपीएससी का। यूपीएससी हालांकि बहुत बड़ी पोस्ट होती है, बहुत पढ़ना पड़ता है, बहुत तगड़ा सिलेबस होता है, ज़्यादा बहुत सारी बुक्स होती है जो पढ़नी पड़ती हैं। तो वो सर का प्री क्लियर हुआ, मेंस क्लियर हुआ, और हर बार वो इंटरव्यू में ही रह जाते थे। पता नहीं कैसे इंटरव्यू में क्या मिस्टेक करते थे, या तो बोलने का सेंस अच्छा नहीं था, या एटीट्यूड वो लेके चलते थे कि हाँ मैंने प्री और मेंस क्लियर कर दिया, अब इंटरव्यू में फटाफट कर लूँगा क्लियर। तो वो मतलब क्लियर नहीं कर पा रहे थे, और ऐसा हुआ कि मतलब 3-4 बार वो इंटरव्यू में रह गए। प्री और मेंस क्लियर कर लिया, क्योंकि प्री और मेंस ही बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। प्री और मेंस क्लियर कर लिया उन्होंने, लेकिन वो इंटरव्यू में रह गए। तो फिर वो मतलब क्लास में आते थे पढ़ाने के लिए, एकदम चिड़चिड़ा सा स्वभाव। उनकी क्लास में बैठे तो बिल्कुल सतर्क बैठो, किसी से पेन भी नहीं लेना, अगर बीच में तुम्हारा पेन खत्म हो गया बस सर को सुनो ध्यान से पेन भी नहीं ले सकते आप पड़ोस में, ऐसे वो सर हो चुके थे। चिड़चिड़ा टाइप उनके अंदर आ गया था कहीं ना कहीं, क्योंकि जब निरंतर हार मान लेता है इंसान, निरंतर हारता जाता है, तो वो खुद से भी डिप्रेशन में चला जाता है, और मतलब हर चीज़ को वो निगेटिव वे में लेना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि जब डिप्रेशन होगा इंसान को तो वो निगेटिव वे में जाएगा ही जाएगा। और वो सोचते हैं कि अगर हम मतलब अच्छा कर रहे हैं लाइफ में, अच्छा अचीव कर रहे हैं, तो चलो सब कुछ गुड लक सब कुछ अच्छा चल रहा है। लेकिन जब लाइफ में मोटिवेट नहीं रह पाते, चारों तरफ से निगेटिव अंधेरा छा जाता है, तो इंसान डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। और डिप्रेशन का शिकार हो गए थे वो सर जो थे हमारे, और काफ़ी चिड़चिड़े हो गए थे। लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि चलो एक बार, ये डिप्रेशन तो चलो चल रहा है, लेकिन मैं एक बार और ये चीज़ करके देखता हूँ, ये मेरा लास्ट रहेगा, इसके बाद मैं नहीं करूँगा ट्राई। और लास्ट टाइम में उनका हो गया, और वो आज कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से आईपीएस की पोस्ट पे होंगे, क्योंकि उन्होंने यूपीएससी क्लियर कर ही लिया लास्ट मोमेंट पे। तो वही है कि निरंतर अगर आप सीढ़ी चढ़ते चले जा रहे हो, तो अगर आपने हार नहीं मानी तो आप अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाओगे। और अगर आपने बीच में ही हार मान ली तो आप फिर वापस फिसल के जो पीछे आपने मेहनत की है वो कहीं ना कहीं जाया हो जाएगी, और आप अपने मुकाम पर नहीं पहुंच पाओगे। कई बार ऐसा होता है कि इस चीज को पीछे रखने में फैमिली और जो लोग हमारे आसपास होते हैं ना, हाँ। उनका सबसे बड़ा रोल होता है। क्योंकि अगर हम एक बार फेल हो जाते हैं तो लोग क्या कहते हैं कि नहीं होगा। हाँ, घर वाले कहेंगे कि तुझसे नहीं हो रहा, कोई नहीं, छोड़ दे, जॉब कर ले। इसमें हाँ। बच्चे का जो डिप्रेशन का कारण होता है, वो अगर करना भी चाहेगा तो कहीं ना कहीं वो लोगों की वजह से और अपने घर वालों की वजह से वो कई बार पीछे हो जाता है कि शायद मुझसे नहीं होगा। हाँ। क्योंकि उनको तुम डिप्रेशन में ही डाल रहे, तुमसे नहीं होगा। एक बार उसको मोटिवेशन करके और लोगों की सुनोगे तो कभी तुम आगे नहीं बढ़ सकते। हाँ। क्योंकि लोगों का काम है दूसरों को पीछे करना, लोगों का काम है कहना। ये एक सॉन्ग भी है, अगर मोटिवेशनल तरीके से आप सॉन्ग सुनेंगे तो आपको बहुत अच्छा फील होएगा। और यहाँ पे मैं एक और आपको शायरी सुनाना चाहूँगी। पसीने की स्याही से जो लिखते हैं इरादों को, पसीने की स्याही से जो लिखते हैं इरादों को, उसके मुकद्दर के सफ़ेद पन्ने कभी कोरे नहीं होते। सही है ना? तो कि मतलब अगर आप अपने मेहनत करके आप अपने मुकद्दर के पन्नों को लिखोगे तो वो कभी कोरे नहीं जाएंगे, कभी ज़ाया नहीं जाएंगे। आगे आप बढ़ोगे और लाइफ में वो चीज़ अचीव कर ही लोगे। अगर आप मेहनत करोगे, संघर्ष करोगे लाइफ में, तो जो आप अचीव करना चाहोगे वो कभी ना कभी आपको मिल ही जाएगा। क्योंकि हर अंधेरे के बाद एक नया सवेरा आता है और ज़िंदगी में हज़ारों रंग आपकी तरफ बखेर देता है। एक इंद्रधनुष आपकी लाइफ में खिल जाता है, और कहीं ना कहीं आप मतलब लाइफ में जो पीछे गम हुए हैं उनको छोड़ दो ना, पीछे आगे बढ़ जाओ और आगे संघर्ष करते चले जाओ। तो यही है। अब जैसे कि कुछ लोग होते हैं कि कहीं से जॉब से या कहीं से भी चिड़चिड़ा के आते हैं या घर में आते हैं, तो वही गुस्सा वो घर वालों पे निकालते हैं। हाँ। अगर उस चीज़ को आप वहीं तक सीमित रखोगे कि ठीक है बॉस ने डांटा, वो वहीं तक छोड़ दो। हाँ। और आके अपने घर में हंसी खुशी आप खेलोगे, उनके साथ खाना खाओगे, तो कहीं ना कहीं आपके डिप्रेशन का बहुत अच्छा है कि आपको डिप्रेशन कभी नहीं होगा। क्योंकि आपने वो चीज़ वहीं तक सीमित रखी जिसको जहाँ रहनी चाहिए। अगर आप वहीं उसको घर में लेकर आते तो सब में तनाव बनता, आपको गुस्सा आता, आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं उनको भी देख देख के ये लगता कि क्या हुआ है पापा को या हस्बैंड को, कुछ हुआ है या। बट ऐसा नहीं करना चाहिए। आप अगर किसी चीज़ को वहीं तक सीमित या घर की ही प्रॉब्लम को आप घर तक सीमित रख रहे हो, तो आपके घर ऑफिस में भी जाओगे तो ये रहेगा कि बॉस चलो खुश है, ठीक है, काम करने के लिए आए। बट अगर वहीं की टेंशन आप लेके ऑफिस में ही बैठोगे तो ऑफिस वाले भी परेशान होंगे कि नेगेटिव चीज़ें हैं, तनाव में है, तो इसलिए वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। आप अगर अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करोगे तो आप बहुत आगे जाओगे। और लाइफ में संघर्ष करना तो बहुत ज़रूरी है, हर चीज़ को लेकर है।
क्योंकि हमें अपनी लाइफ के लिए भी सोचना है और जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनके लिए भी सोचना है, क्योंकि बिना संघर्ष के जीवन की जो नैया है वो किनारे नहीं लग सकती। संघर्ष बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं कारवा बदलता है। जज्बा रखो जीतने का, क्योंकि किस्मत बदले ना बदले पर वक्त ज़रूर बदलता है। जैसा कि हमें भी चलते चलते अभी हम इतना मतलब, क्योंकि लाइफ एक बहुत बड़ा टॉपिक है, अगर ज़िंदगी के बारे में बात करने जाएँ तो कितने ही ऐसे टॉपिक हैं जो निकलते चले जाएंगे और टाइम हमारा आगे ऐसे ही बीतता जाएगा। तो यहाँ पे मैं कुछ थोड़े से कमेंट पढ़ना चाहूँगी कि हमारे व्यूअर्स हमारे बारे में क्या बोल रहे हैं। यहाँ पे आर्या पंकु हैं जो काफ़ी ग्रेट जॉब बोल रहे हैं हम लोगों को, थैंक यू सो मच आर्या जी। और यहाँ पे किशन मंडल हैं, वो हमें एक सुझाव दे रहे हैं, सजेशन हमको दे रहे हैं। वो कह रहे हैं माता पिता द्वारा बच्चों को प्रोत्साहित करना उनकी सफलता का एक मूल मंत्र हो सकता है। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, दूसरों के बच्चों से कंपेयर ना करके अपने बच्चों को ही मोटिवेट करें। तो बिल्कुल सही कहा है किशन मंडल जी ने। और यहाँ पे भागीरथ सिन्हा जी बोल रहे हैं बहुत सुंदर सुनीता माही, अच्छा प्रयास है। यस, थैंक यू सो मच भागीरथ सर कि आप हमें मोटिवेट कर रहे हैं, हमें बता रहे हैं कि हम अच्छा बोल रहे हैं। जाहिर सी बात है कि हम अपने व्यूअर्स को कुछ ना कुछ अच्छा बताने की कोशिश करेंगे। आप भी हम लोगों को सुझाव दे सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको अपना email ID बता रही हूँ, saksham.dalwan@gmail.com। और मैं आपको नंबर भी यहाँ पे बता रही हूँ, आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। आप अपना कुछ टॉपिक जो आपके पास हो जीवन को लेके, लाइफ स्किल को लेके, यहाँ पे आ सकते हैं और यहाँ पे हमारे साथ व्यूअर्स के साथ शेयर कर सकते हैं। आप अपने ही जो लाइफ के अनुभव है, वो लाइफ स्किल से रिलेटेड कुछ भी टॉपिक आप हमारे साथ यहाँ पे हमारे व्यूअर्स को जानकारी दे सकते हैं। तो नंबर है 9311248880। दोबारा रिपीट कर रही हूँ क्योंकि जल्दी से नोट नहीं हो पाता, इसीलिए दोबारा रिपीट कर रही हूँ, 9311248880। आप लोग हर हमारे इस लाइव से जुड़ सकते हैं और भी हमारे प्रोग्राम होते हैं जिसमें आकर आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं और हमें इस नंबर पे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं और हमारी मेल आईडी पे आप हमें कुछ सुझाव भी दे सकते हैं। अगर आपको इस पे नहीं देना है तो पर्सनल आप आके हमें मेल आईडी पे हमें मेल कीजिए या व्हाट्सएप पे बात कीजिए, हम आपसे बात करेंगे। अगर आप चाहें तो अपनी पहचान गुप्त रख सकते हैं, हम आपकी पहचान मतलब लोगों के साथ शेयर नहीं करेंगे। और अगर आप चाहें तो यहाँ पे आके हमारे साथ बैठ के यहाँ पे खुद लाइव कर सकते हैं, खुद अपनी जानकारी लोगों तक, व्यूअर्स तक पहुँचा सकते हैं। और कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि क्या पता जो बातें हमें नहीं पता हो वो आपको पता हो। तो आइए और जुड़िए हमारे शो से। तो चलते हैं आगे। यहाँ पे भागीरथ सर का एक और अच्छा सा कमेंट आया है, मैं बता सकती हूँ। कौन कहता है छेद आसमां में नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। वेरी गुड, इन्होंने बहुत अच्छा कहा है कि अगर यही है कि इसमें भी यही है कि आप अगर संघर्ष करते हैं तो अगर संघर्ष के साथ जोर से आप पत्थर फेंकते हैं तो आसमां में भी छेद कर सकते हैं। वेरी नाइस भागीरथ सर। और लाइफ को जीने के तरीके हम यहाँ पे बताएंगे कि ज़िंदगी में इतना उतार चढ़ाव सबकी लाइफ में आता है। तो मन में ठान लो कि आपको मन में लेजी होना है, दिमाग में लेजी होना है, लेकिन शरीर से लेजी होना है। शरीर से आपको संघर्ष करते चले जाना है, लेकिन दिमाग में आपको अपना एक मतलब ऐसा होता है कि किसी ने कुछ गलत बोल दिया तो वो नेगेटिव थॉट आपके माइंड में आ गए कि ऐसे क्यों बोल दिया, क्या हो गया। तो माइंड में सोचो चलो ये तो है ही स्टूपिड, मन में बोलो। अगर आप सामने से स्टूपिड बोलोगे तो उस इंसान को बुरा लग जाएगा, लड़ाई झगड़े हो जाएंगे। क्योंकि ऐसा होता है कि परिवार में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको बहुत ही नागवार गुजरते हैं। कोई भी हो सकता है, आपकी मतलब लड़ाई झगड़ा हो गया, भाई बहनों से लड़ाई झगड़ा हो गया, फिर थोड़ी देर तक आपको बहुत गुस्सा आता है कि मुझे इसकी शक्ल नहीं देखनी, मुझे इससे बात नहीं करनी, लेकिन वो प्यार होता है। तो अगर सामने से आप बोलोगे ये चीज़ कि ये स्टूपिड है या फिर मतलब ऐसे है, गलत है, ये वो, आप अगर सामने से बोलोगे वो चीज़ तो फिर क्या होगा कि आपका झगड़ा जो है वो और ज्यादा बढ़ जाएगा। या तो आप उसको बोलने दो, हाँ। जब वो बोल रहे हैं तो उनको बोलने दो, वो चीज शांत होके सुनो। हाँ। अगर आप सामने से चुपचाप सुनोगे तो ये होगा कि सामने वाला अगर बोल रहा है तो उसको ये लगेगा ये तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा तो मैं इसे क्यों बोल रहा हूँ। हाँ, उसको फिर बुरा लगेगा हाँ, कि मतलब मैंने इसको इतनी सारी चीजें सेटअप करके रखो आप कि चलो ये तो खुद ही स्टूपिड है, इसको क्या बोले, छोड़ो। लेकिन बॉडी से एक्टिव रहना है। ऐसा भी नहीं होना कि आप बाहर जा रहे हैं और आपको 4 लड़के मतलब लड़की हो कोई यहाँ या कोई लड़का हो, 4 लोग आपको हैरेस कर रहे हैं तो आपको बॉडी से भी ले जाना, चल छोड़ो ये तो पागल है, तो फिर आपका नुकसान हो जाएगा। ऐसे नहीं करना है आपको, वहाँ पे एक अपना स्टैंड लेना है खुद के बचाव के लिए, औरों की सेफ्टी के लिए। तो लेकिन अपनों के लिए जो आपको रुख अपनाना है वो यही है कि आप माइंड से ले जाओ, छोड़ो ये तो बोलते रहते हैं, मन से सोच लो कि स्टूपिड है, हम ज़्यादा इंटेलिजेंट है, छोड़ो हमें नहीं बोलना।
लेकिन बॉडी से एक्टिव रहना है, अवेयर रहना है। बाहर जब आप निकलो तो उस चीज़ को लेके आपको अवेयर रहना है कि साइड में आसपास में आते जाते लोग क्या मूवमेंट कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई लोग आपको मतलब परेशान करने के लिए कुछ थिंकिंग बना रहे हो, तो वहाँ बाहर आपको अवेयर रहना है, लेकिन माइंड को सेटअप करके। कई बार ऐसा होता है कि हम बाहर जाते हैं, हमारा माइंड ये रहता है कि कहीं और हम सोचते हैं कुछ चीज़ें, हाँ, तो सामने वाला अगर बोल देता है उसी टाइम हम जवाब दे देते हैं, तो कहीं ना कहीं वो ये सोचता है मैंने तो इसे सही कहा बट ये गलत ले गया। हाँ, तो इससे भी होता है कि हमें हमेशा नेगेटिव चीज़ें नहीं लेनी है, कुछ पॉजिटिव भी लेनी है। अगर कुछ समझा रहा है तो ये नहीं सोचना है कि वो मुझे क्यों समझा रहा है, मेरे से जूनियर होके, हाँ, मैं तो सीनियर हूँ, मैं क्यों सुनूं उसकी, हाँ, मैं नहीं सुनूंगा। तो इससे भी आपको सोचना चाहिए कि अगर जूनियर कुछ सिखा रहा है तो देखो सुनो कि मतलब वो क्या बोलना चाहता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपनी ही बातें उस पर थोप दो। कई बार ऐसा लोग करते हैं कि सिर्फ अपनी बातें रखते हैं, सामने वाले की कभी नहीं सुनते। सामने वाले की भी सुननी चाहिए कि वो आखिर क्या कहना चाहता है, क्योंकि इससे फिर दोनों के जो होते हैं रिलेशन वो अच्छे बैठते हैं। हाँ। और परिवार में भी तुम अगर ये सोचोगे कि नहीं, एक होता है ना अभी पुरुष प्रथा चल रही है, हाँ। वो लोग सोचते हैं कि नहीं हमारी ही चलनी चाहिए, हम जो कहेंगे वही होना चाहिए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तुम अपनी वाइफ की भी सुनो और जो फैमिली मेम्बर है उनकी भी सुननी चाहिए कि मैं कमा के लाता हूँ तो सिर्फ मैं ही करूँगा। हाँ, हाँ, कई लोग ऐसे होते हैं कि थोड़ा सा मेंटली, तो वो लोग सिर्फ ये सोचते हैं कि नहीं मैं हुक्म चलाऊंगा, मैं घर का लीडर हूँ, हाँ। बस मैं, मेरे आगे कोई नहीं बोलेगा। हाँ। तो कई बार बच्चे भी इस तरह से देख देख के डर से जाते हैं कि पापा से कैसे बोलें या मम्मी से कैसे बोलें, क्योंकि दोनों ही जब ऐसे रिस्पॉन्स करेंगे तो बच्चा नहीं अपनी बातों को शेयर करता है। हाँ, वो डर जाते हैं और सहम जाते हैं, और फिर वो मतलब अपने पेरेंट्स के साथ जो मतलब मान लो कुछ बच्चों के साथ तो कुछ बुरा हो जाता है बाहर, कुछ लोग हैरेस करते हैं बच्चों को, कुछ भी हो सकता है, तो फिर वो ना वो चीज़ें पेरेंट्स के साथ शेयर नहीं कर पाते, क्योंकि उन्हें पता है कि पेरेंट्स से सुनना है नहीं और अपनी दुनिया में मगन रहना पेरेंट्स, क्योंकि पापा हमारे अपनी लीडर में अपनी लीडरता झाड़ रहे हैं घर में पूरा। हाँ भाई, सेटअप बना के रखे हैं कि बच्चों के सामने पूरा तन के रहना है। अब बच्चे पेरेंट्स मतलब जैसे ऐसा होता है कि किसी किसी घर में जैसे कुछ फादर ऐसे होते हैं, मेरे फादर ऐसे नहीं है, मेरे फादर बहुत अच्छे हैं, बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली हैं, मैं सारी बातें उनके साथ शेयर करती हूँ एज ए फ्रेंड। लेकिन कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं, मान लो फादर बाहर से जॉब करके आ रहे हैं, बच्चे अगर टीवी देख रहे होते हैं फटाक से टीवी भी बंद करके भाग जाते हैं अपने रूम में, तो वो कहीं ना कहीं डर होता है कि फिर वो बच्चे जो डरे सहमे होते हैं वो पेरेंट्स के साथ वो चीज़ें शेयर नहीं कर पाते कि लाइफ में उनके साथ क्या चल रहा है। दोस्त बनना बहुत जरूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों का दोस्त बनना। मेरे मम्मी पापा बहुत अच्छे दोस्त हैं, उनके साथ हम सारी बातें शेयर कर लेते हैं, कुछ भी आराम से बोलो। वो भी ऐसा होता है कि मतलब बच्चे जैसे बड़े हो जाते हैं, मम्मी पापा डांटने लग जाते हैं, तो बच्चे फूल के बैठ जाते हैं, 3-4 दिन तक खाना नहीं खाएंगे, पूरा नखरे दिखाएंगे कि हाँ भाई। लेकिन मेरे मम्मी पापा इतने अच्छे हैं, खास करके हम भी अच्छे हैं कि मम्मी पापा डांटते हैं तो हमें बुरा ही नहीं लगता, बड़े डांटेंगे छोड़ो, नहीं इग्नोर नहीं, कि वो कहीं ना कहीं सही बोल रहे हैं, तो अगर डांट रहे हैं तो भले के लिए डांट रहे हैं, और वो डांटते भी तभी है जब ज़रूरत होती है, अदरवाइज ऐसे बेफिजूल के नहीं डांटते। तो यही है कि पेरेंट्स को बच्चों के साथ फ्रेंडली होना चाहिए, जब ज़रूरत हो तभी डांटें, बेफिजूल के उनको नहीं डांटें, उनका दोस्त बने, उनको जानने की कोशिश करें, उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि बच्चों की लाइफ में अगर चल क्या रहा है। अगर मान लो बच्चे के साथ कुछ बुरा हो रहा है बाहर, बिहेव, जाहिर सी बात है डर जाएगा बच्चा, सहम जाएगा और उसका बिहेव में चेंज होएगा, तो पेरेंट्स को ये चीज़ पता होनी चाहिए कि कब उनका बच्चा किस डर से जूझ रहा है और कब मतलब उसका बिहेव चेंज हो रहा है, कब वो गलत, कहीं कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे गलत संगत में पड़ जाते हैं, पेरेंट्स ध्यान ही नहीं देते, अपनी दुनिया में मगन है पेरेंट्स। तो वो पेरेंट्स को ध्यान देना चाहिए कि बच्चों का बिहेव कब चेंज हो रहा है, क्योंकि बच्चों का बिहेव चेंज होता है तो आजकल की जो जनरेशन है वो डिप्रेशन को दूर करने के लिए कहीं ना कहीं ड्रग्स वगैरह लेने लग जाते हैं, नशीले पदार्थों का सेवन करने लग जाते हैं। तो बच्चों का ध्यान देना चाहिए। वो ऐसे संगत में होता है जैसे कि अभी कॉलेज के बच्चों को ले लो, हाँ। अगर उनके एग्जाम में नंबर कम आते हैं तो वो ये भी सोच लेते हैं कि कहीं ना कहीं पेरेंट्स ने हमें बहुत सपोर्ट किया, तो पार्टी वगैरह में जो फ्रेंड्स होते हैं वो कहते हैं कि अच्छा ठीक है टेंशन है चल घूम के आते हैं या कुछ भी, हाँ, तो वो सिखाते हैं कि ये लो वो लो, ऐसे टेंशन दूर होती है। हाँ, तो वो मना तो एक बार करेगा 2 बार करेगा, बट अगर पेरेंट्स उसकी जगह अगर वो पेरेंट्स
को अपनी बात रखता है कि मम्मी पापा आज ऐसे दोस्त मिले या आज ऐसे दिनचर्या हुआ हमारा, अगर वो शेयर करे तो मम्मी पापा समझाएंगे कि नहीं बेटा कभी ऐसा मत करना, ठीक है। बट वो घर आकर अगर खाना खा के अकेले सो जाएगा तो वो अपने पूरे दिन की बात तो अपने पेरेंट्स से नहीं करेगा। वो फिर वही चीज कल भी होगी, परसों भी होगी, अगले दिन से वो लेना स्टार्ट करेगा, थोड़ा थोड़ा ट्राई तो करेगा इस संगत में। अगर यही चीज पेरेंट्स और एकदम फ्रेंड होंगे तो ये होगा कि आज दौड़ कर आया बच्चा, चाहे वो कितना ही बड़ा हो, माँ बाप के लिए वो बच्चा ही कहलाता है। दौड़ के आया, मम्मी आज तो पूरे दिन ये किया, कॉलेज में ये हुआ, नंबर कम आए तो मैंने ऐसा ऐसा हुआ, दोस्त ने ऐसे ऐसे किया, तो वो लोग समझाएंगे कि नहीं बेटा ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि आज मेरी मैरिड हो गई है, मैं आज भी अपने पापा के हाथ से खाना खाती हूँ अगर अपने मायके में जाती हूँ तो। क्योंकि मैं अपने हाथ से खाना नहीं खाती, वो आज ही मुझे गोदी में बिठा के खाना खिलाते हैं। देखो कितना प्यार करते हैं आपके पापा। वो ये कि कुछ पेरेंट्स होते हैं अच्छे होते हैं, कुछ पेरेंट्स होते हैं बच्चों को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, लेकिन करना चाहिए। हम यही सजेशन आपको देंगे कि बच्चों के साथ जितना हो सके उतना फ्रेंडली बिहेव करें। ऐसा नहीं कि उनको नहीं डांटें, कुछ गलत कामों के लिए उन्हें डांटे भी ताकि वो सही ट्रैक पे जा सकें, लेकिन उनके फ्रेंड बन के एज ए फ्रेंड बनिए आप, और मतलब गलत ट्रैक पे जाने से अपने बच्चों को रोकिए। पहलू को दिखाना बहुत जरूरी है कि इससे क्या नुकसान है और इससे क्या फायदा है। अगर वो बच्चा इतना समझदार होगा तो वो समझेगा कि मुझे फायदे की साइड जाना चाहिए, मुझे नुकसान की साइड नहीं जाना चाहिए। क्योंकि अक्सर बच्चे इतना तो समझ ही जाते हैं अगर उनको बताया जाए तो। यहाँ पे कुछ और कमेंट्स मैं पढ़ूंगी। आप हमें अपने सुझाव देते रहिए ऐसे ही। व्हाट्सअप नंबर है हमारा 9311124880, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है और आप इस पे कॉल करके हमें सुझाव दे सकते हैं। और मेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं अपने। अगर आप आके हमारे लाइव शो में बोलना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपका स्वागत है। हमारी मेल आईडी है saksham.del1@gmail.com। वहीं कमेंट पढ़ोगे? हाँ, यहाँ पे मोहम्मद मुख्तार आलम लवली बोल रहे हैं। थैंक यू मोहम्मद मुख्तार आलम। आप ऐसे ही हम लोगों को मोटिवेट कीजिए ताकि हम अच्छी अच्छी जानकारी अपने व्यूअर्स को दे सकें। सब लोग हमारे साथ जुड़े रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बहुत सारा प्यार हमें देते रहिए। क्योंकि ज़िंदगी जीने का एक तरीका ये भी है, अगर आपको कोई दूसरे लोग आपको सराहते हैं तो आप ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं कि हाँ मैंने लास्ट टाइम ये किया तो लोगों ने मुझे इतना मतलब सराहा तो मैं आगे बढ़ने की कोशिश करूँ। लेकिन फिर ऐसा होता है कभी कभी ना लोग बाग निगेटिव थॉट देते हैं, तो हम सोचते हैं हमसे नहीं हो पा रहा, छोड़ दो, फिर हम छोड़ देते हैं और फिर हम किसी और ट्रैक पे चले जाते हैं। जो ट्रैक हमारा होता है हम उससे भटक जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना है, हमें सही ट्रैक पे जाना है, लोगों की तारीफ़ करते जाना है। मान लो आप यहाँ पे ड्रेसिंग सेंस करके आए, कुछ भी आप ड्रेस पहन के आए, मैं आपको बोलूँगी यार मेरे को तो अच्छा नहीं लगा, चाहे वो आप अच्छे से बन के आए कैसे भी, तो अगर आप बिल्कुल बेकार बन गए मैं तब भी यार आज तो बड़ी सुंदर लग रही हो, है ना, तो उसका कॉन्फिडेंस अलग ही कहीं उनके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी लेके आएगा। और मैं शुरू में उनको आते ही नेगेटिव थॉट दे दूंगी, यार बेकार लग रही हो, क्या पहन के आ गई तुम, पूरे दिन उस बंदी का मूड ही खराब रहेगा कि यार मैं ऐसे कैसे बन के आ गई, या मतलब ऐसे कैसे हो गया, ऐसे कैसे बोल दिया, मैं तो सही तरीके से आई थी। तो कहीं ना कहीं तारीफ करना भी बनता है, उससे क्या होता है लोगों के अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आती है और निगेटिव एनर्जी क्या होती है, खत्म हो जाती है। और मैं बताना चाहूँगी कि जैसे बच्चे हैं, बच्चों को भी उनकी तारीफ करते रहिए, दूसरे बच्चों से कंपेयर नहीं करिए, बच्चों को तारीफ कीजिए, छोटा सा काम भी कर रहे हैं वो। हाँ, जैसे तो अभी छोटे बच्चे ड्राइंग, लॉकडाउन के समय में ड्राइंग बनाई है, आर्ट एंड क्राफ्ट की चीज़ें बनाई, तो कई पेरेंट्स कह देते हैं कि नहीं सामान तो वेस्ट कर रहे हो घर का। अगर वो ये कहें कि बच्चा तू बहुत अच्छा बना रहा है, तो तुम और अच्छा बनाओ, तो बच्चे हमारे बहुत अच्छा बनाते हैं। अभी जैसे हमारे आओ करके सीखो में बच्चों ने काफी चीजें अपने घर से बनाई है लॉकडाउन के समय, वो मैंने देखा, कबाड़ से जुगाड़, तो हमने उनको मोटिवेट किया और इस लाइव शो में लेकर आए, तो उनका अब इतना हो गया है कि वो खुद ही आकर अपने प्रेजेंट करती है अपनी चीजों को। और आज ही बच्चे मुझे बता रहे थे कि दिल्ली में कुछ फॉर्म वॉर्म निकले हैं कि आर्ट एंड क्राफ्ट के हम मॉडल बनाएंगे और मॉडल देंगे, तो आप हमारा रजिस्ट्रेशन करवा देना। मैंने कहा ठीक है बेटा, हम उस लिंक पे जाकर हम पता करेंगे। मतलब बच्चों का इतना मनोबल बढ़ गया है कि वो हमसे आगे कह रहे हैं हमने देखा रजिस्ट्रेशन कराना है हमारा मॉडल बनाने के लिए। हाँ, तो वो कहीं ना कहीं आर्ट एंड क्राफ्ट से, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमारे प्रोग्राम की वजह से, क्योंकि हम ही ने बच्चों को यहाँ पे, हमारे बच्चों ने यहाँ पे लाइव सबको अपने आर्ट एंड क्राफ्ट दिखाया। और तो और आपने वो देखा था कि बच्चों ने रेशम से लपेट के चूड़ियाँ बनाई हुई थी और रेशम से लपेट के झुमके बनाए हुए थे, जो कि इतने सुंदर थे। अगर मार्केट से वही चीजें परचेज करने जाओ तो वो काफी एक्सपेंसिव मिलती हैं। मैंने वो बैंगल्स का सेट पूछा था, यही मिल रहे हैं। हाँ, बैंगल्स का सेट वो मैंने पूछा था, तो वो 1500 के समथिंग उसने बताया था मेरे को।
फिर मैं मन मन में सोच रही थी मैं तो अपने बच्चों से ही बनवा लूँगी क्योंकि वो बच्चे यहाँ पे इतना अच्छा मतलब आर्ट एंड क्राफ्ट लेके आए हैं, तो वो कहीं ना कहीं टैलेंट है। अच्छा, ऐसा होता है कि हर इंसान के पास अपनी एक स्किल होती है, आपके पास अपनी एक अलग स्किल होगी, मेरे पास अपनी एक अलग स्किल होगी। वही बात है कि बच्चों, जो स्किल बच्चों के पास है वो हमारे पास नहीं हो सकती, जो हमारे पास है वो शायद बच्चों के पास नहीं हो सकती। तो वही है कि बच्चों के पास बहुत ही अच्छी अच्छी स्किल होती हैं, उन्होंने कबाड़ से जुगाड़ करके मतलब अपनी स्किल को उभारा है और नए नए आइटम यहाँ पे आर्ट एंड क्राफ्ट के जरिए वो लेके आए हैं। जो कि हर संडे को हमारा प्रोग्राम रहता है, बच्चे यहाँ पे कुछ ना कुछ अपनी एक्टिविटी करके दिखाते हैं, कुछ ना कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट का लेके आते हैं, जो इतना सुंदर सुंदर मतलब प्रोडक्ट उन्होंने बनाए थे बच्चों ने, जो कि यूजफुल भी होते हैं। तो एक तो मैं बताना चाहूँगी कि इंडिया में क्या होता है, बच्चे जो मूवी यहाँ पे जो मूवीज आती हैं वो मूवीज ना मतलब, हाँ भाई शाहरुख खान साहब आए हैं चश्मा लगा के गिटार बजाते हुए, तो वो बच्चों पे वही इंप्रेशन पड़ता है, सारे लव अफेयर में और इन मैटर्स में पड़ जाते हैं। लेकिन अगर वही बच्चों को, कॉलेज के बच्चों को, स्कूल के बच्चों को साइंस फिक्शन वाली मूवीज दिखाई जाए तो उनका दिमाग थोड़ा साइंटिस्ट की तरह चलेगा और वो आगे ग्रोथ करेंगे। लेकिन हमारा जो यहाँ पे मतलब मूवीज हैं, चलो अच्छा है कि मतलब माहौल थोड़ा रोमांटिक टाइप का दिखा देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मैं यही कहना चाहूँगी, अभी जैसा मूवीज वगैरह में कॉलेज दिखाते हैं, बट जो बच्चा कभी कॉलेज नहीं गया उसके सपनों में यही चल रहा होता है कि कॉलेज में तो पढ़ाई होती ही नहीं है। यही चल रहा हमें तो मतलब जाना है और बैठना है और मतलब घूमना है बस और घर आ जाना है। पर जब वो कॉलेज जाते हैं, अब जो बच्चे कॉलेज गए हैं उनकी तो दुनिया ही अलग है। हाँ, कि मोहब्बतें मूवी देख लो, पूरा कॉलेज का है, बच्चे ही उनको देखेंगे। गोकुल का है वो, और ऐसा होता नहीं है गोकुल में, क्योंकि बहुत डिसिप्लिन में बहुत रहना पड़ता है। तो यही है कि मैं बच्चों को यही आपको सुझाव देना चाहूंगी, पेरेंट्स को खास करके ये सुझाव देना चाहूंगी कि बच्चों को साइंस फिक्शन वाली मूवीज आप दिखाएं, खुद भी उनके साथ बैठ के देखें, ताकि उनका जो माइंड है वो इस तरीके से सेटअप हो जाए कि उनको साइंस फिक्शन से ही कुछ रिलेटेड, साइंस में इन्वेस्ट, मतलब आपको साइंस में कुछ बड़े बड़े क्रियाकलाप करने हैं और कुछ नया बना के दिखाना है, कुछ चीज़ों को इन्वेंट करना है कि मतलब कैसे कैसे जुगाड़ लगा के कैसे कैसे कुछ नई नई चीज़ें बनाई जाती हैं। तो बच्चों को अगर साइंस फिक्शन की मूवीज़ दिखाई जाएं तो उनका माइंड फिर उसी तरीके से सेटअप होएगा और वो फिर आगे उसी तरीके से ग्रोथ करेंगे। और बच्चों को वही रोमांस मोहब्बत वाली मूवीज़ दिखाएंगे तो वो बच्चे उसी चीज़ में पड़ जाएंगे। और जैसे कि पेरेंट्स के जो सपने होते हैं अपने बच्चों पे वैसे थोपते ही हैं, बट अच्छी बात है कि आपको पता है कि अपने बच्चों को किस तरह किस लाइन में गाइड करना है। तो हमारे पेरेंट्स को तो पता नहीं था उस टाइम, हमारे पेरेंट्स पढ़े लिखे भी नहीं थे इतने, बट हमारे पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं जो हमें पढ़ाया, इस लायक बनाया आज हमें। तो मैं अपने पेरेंट्स का तो धन्यवाद करना चाहूँगी, क्योंकि मैं आज लाइव में बोल रही हूँ तो उन्हीं की मेहरबानी है। हाँ, तो मैं जैसे कि कहना चाहती हूँ, अगर मुझे अपने बच्चे को क्रिकेटर देखना है तो मुझे उसको बचपन से ही उसका सेट करना होगा माइंड कि क्रिकेटर में फोकस करना है, क्योंकि उसका मन भी उसी में आना चाहिए ना। हाँ। अब तुम बच्चे को दे रहे हो फुटबॉल खेलने के लिए बचपन से, जब वो बड़ा हो रहा है वो फुटबॉल खेल रहा है और तुम चाहते हो वो क्रिकेटर बन जाए। हाँ, तो ये नहीं हो सकता ना, तुम बचपन से ही उसका माइंड इस तरह सेट करो कि उसका भी इंटरेस्ट क्रिकेट में आए। हाँ। तो जैसे हमारे क्रिकेट की गर्ल्स हैं, हमारी टीम है, हमने जो उस दिन लाइव किया था कि पूरा स्टाफ और बच्चों ने खेला था। हाँ, तो वो हम बच्चों को मेरी बेटी ने देखा। हाँ। मेरी बेटी और है 5 साल की है वो, उसने देखा, कहती है मम्मा आप क्रिकेट खेल रहे थे, मेरे को भी खेलना है। हाँ। जो कि मेरा मन था उसे डांस में डालने का, बट वो कह रही है कि मुझे भी क्रिकेट खेलना है। तो मैं उसे लेके गई थी पार्क। अच्छा, हाँ, तो उसने बैट बॉल खेला भी है लेदर की बॉल से कल। हाँ, ठीक है, बढ़िया तो है। मतलब मैंने उसको सोचा नहीं था कि मैं उसको ये करूंगी, बट उसका दिमाग जिस साइड जा रहा है मैं कोशिश कर रही हूँ जिस चीज में उसका इंटरेस्ट आ रहा है ना, तो हाँ उसी में ठीक। मैं भी कभी कभी सोचती हूँ, मोटिवेशन करना चाहिए पेरेंट्स को कि बच्चों के माइंड में बचपन से ही सेट करो कि उसको क्या बनाना है आपको। हाँ, अगर डॉक्टर बनाना है तो बचपन से ही उसे खिलौने डॉक्टर के लाके दो। हाँ, हर चीज उसे डॉक्टर की लाके दो। अब जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा है उसको क्या होता है, क्या चीजें, थोड़ी थोड़ी नॉलेज उसको देते रहोगे ना तो वो उसी में अच्छा हो जाता है बच्चा। तो हमें ये चीज करनी चाहिए। मैं पेरेंट्स को इसी चीज का गाइड करूंगी। यहाँ पे मोहम्मद मुख्तार आलम दोबारा कमेंट कर रहे हैं, मैं दोबारा पढ़ना चाहूंगी कि स्कूल जब खुल जाए तो टॉप्सन लर्न क्या बोला इन्होंने लर्नोवेटिव सॉल्यूशन के साइंस और गणित के लर्निंग एड
बच्चों के लिए जा सकते हैं। ये सही कहा बिल्कुल, क्योंकि जब स्कूल खुल जाएंगे तो जो हमारा मतलब रहता है क्रिएटिव का, आर्ट एंड क्राफ्ट का और साइंस फिक्शन के जो इस तरीके के ऐड है वो बच्चों के लिए जा सकते हैं और बच्चों को कहीं ना कहीं मोटिवेट करेंगे, लाइफ में आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। ऐसे ही जब आप बच्चों की मतलब स्किल के बारे में बात कर रही थी कि बच्चों को जिस चीज़ में इंटरेस्ट हो उसी में उसको बढ़ावा दे, प्रोत्साहन दे और आगे मतलब धक्का दे दो, हाँ भाई तुम कामयाबी की तरफ जाओगे ही जाओगे। तो वैसे ही मैं भी सोच रही थी कि जब मेरी शादी हो जाएगी, मेरे बच्चे होंगे, तो मैं उन्हें मार पीट के ठोक पीट के IPS बनाना है। फिर मैंने सोचा मैं कि नहीं, फिर मतलब मैंने खुद ने सोचा कि जो मेरे पेरेंट्स मुझे कभी वो नहीं करते कि हाँ तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना, फोर्स नहीं करते, तो मैं अपनी मर्जी से जी रही हूँ ना जिंदगी। तो वही फिर मैंने सोचा कि मैं नहीं, जो फिर मेरे बच्चों का मन करेगा वो लोग वो करेंगे आगे। अब जैसे लेकिन मैं दंगल मूवी आई थी, हाँ। तो दंगल में आपने देखा होगा क्या नाम, गीता फोगाट, हाँ। उसको बचपन से ही उसके पापा ने उसमें डाला है, कुश्ती के लिए प्रैक्टिस बचपन से ही कराया, उसका सारा कुछ बचपन से ही छीन लिया गया। हाँ, वैसे हाँ। इतना नहीं करना है, वो तो एक मूवी थी 3 घंटे की, बट उसने कहीं ना कहीं उसके पापा ने उसका सपोर्ट बचपन से किया है, तो उसको इस लायक बनाया, उसका करियर बना और दिया। आज देखो वो इंडिया के लिए गोल्ड मेडल लेकर आई है। तो इसी तरह हमें भी करना है कि अगर बच्चे को किस चीज में सेट करना है, बच्चे का तो मन चंचल होता है, हाँ, उसको ये भी पसंद है, वो भी पसंद है, वो भी खेलना है, ये भी खाना है, हाँ। तो वो चीज हमारे हाथ में है अभी। बट इतना भी नहीं कि मतलब खाना वाना छोड़ के और उसको वही कराओ, इतना नहीं करना है, बट थोड़ा बहुत मोटिवेशन तो उनको करना है कि हाँ। अभी से फोकस करो। खास करके लड़कियों को अगर वो मतलब जाना चाहती हैं आर्मी में तो वो जाएं, तो उनके पेरेंट्स को सपोर्ट करें। जरूरी नहीं है कि मतलब लड़कियां हैं तो शादी करके अपने ससुराल ही जाएं, बच्चे पालें, झाड़ू पोछा बर्तन करें, जरूरी नहीं है। अगर उनका मन है आर्मी में जाने का तो पेरेंट्स से यही निवेदन होगा कि उन्हें अभी से सपोर्ट करें, उनसे पूछें कि उनका क्या ड्रीम है आगे बनने का। क्योंकि मैं क्लास में बच्चों को पढ़ाती हूँ तो मैं हमेशा बच्चों को इसी तरीके से मोटिवेट करती हूँ कि आपको लाइफ में कुछ ना कुछ करना है, कुछ ना कुछ अचीव करना है। बैठ के अगर तुम गलत ट्रैक पे जाओगे, क्योंकि बच्चे होते हैं मन के कोरे और एकदम सफेद कागज होता है, जो जैसा लिखोगे वैसा उन पे छाप पड़ेगी। तो मैं हमेशा लड़कियों को यही समझाऊंगी, उनको मतलब एक तरीके से वो मैं रास्ता दिखाती हूँ, वो मैं बताती हूँ चीजें कि घर में रहोगी, बर्तन मांजोगी बैठ के, लाइफ 2 दिन की सुहानी लगेगी शादी के बाद। नहीं, लेकिन पेरेंट्स के भी ना माइंड में यही सेट है कि अगर हमारी बेटी हुई है हाँ। तो हमें उसकी शादी करनी है। हाँ, शादी की सबसे ज्यादा टेंशन, मतलब बेटी पैदा होते ही उसकी शादी करनी। ये क्यों नहीं सोचते कि बेटी पैदा हुई है तो हमें उसके करियर बना के उससे जॉब करवा के उसका लाइफ सेट करना है और उसको फिर शादी उसकी मर्जी से करनी है। वो लड़के उसे देखने ना आए, वो लड़कों को देखने जाए। ऐसा नहीं सोचते। यही सोच बनानी होगी समाज को। लड़की के पैदा होते ही उसकी शादी की ना सोच के उसके करियर का सोचे, क्योंकि जब वो अपने पैरों पे खड़ी होगी तो खुद ही अपनी चीजों को खुद हैंडल कर लेगी, वो दूसरों पर डिपेंड नहीं होगी ना। जैसे दहेज के कितने केस आते हैं, दहेज की तरफ से, दहेज की वजह से कितनी लड़कियां मर जाती हैं, कितनी लड़कियां सुसाइड कर लेती हैं, कितनी ही लड़कियों को मर्डर कर दिया जाता है दहेज के नाम पर। लेकिन जब आपकी लड़की खुद के पैरों पे खड़ी होगी तो मजाल है कि कोई उसकी तरफ आंख उठाकर भी देख ले, और कोई मतलब दहेज के लिए ना तो प्रताड़ित करेगा उसको, ना कोई उसका मर्डर कर पाएगा, और ना ही और कुछ गलत काम होंगे लड़कियों के साथ, क्योंकि वो सेल्फ डिपेंडेंट होंगी और अपना निर्णय खुद से ले पाएंगी, अपने लिए खुद से स्टेप उठा पाएंगी, अपनी लाइफ में क्या सही है क्या गलत है वो सब सोच पाएंगी अच्छे से। क्योंकि जब दूसरों पर डिपेंड होता है इंसान तो वो कहीं ना कहीं एक निगेटिव थॉट आते हैं मन में कि हम दूसरों पर डिपेंड है, जैसे ये करेंगे वैसे हम कर लेंगे। क्योंकि ये चीज हो जाती है ना, वो टोन मारते हैं कि तुम पढ़ी लिखी नहीं हो, तुम्हें ये आता नहीं है, तुम ये कर नहीं सकते हो, तो वो कहीं ना कहीं नेगेटिव चीजें आती रहती हैं। और कि हम लोग सिर्फ क्या, और दूसरों को जब देखते हैं ना कि यार वो लड़की होकर और जॉब करने जा रही है, तो उनके मन में ये आता है कि मैं काश पढ़ी लिखी होती तो मैं भी जॉब करती और मैं सेल्फ डिपेंडेंट होती, अपने लिए खुद से स्टेप उठाती। तो वैसे तो अगर बात करी जाए तो बहुत मतलब टाइम चाहिए होगा, क्योंकि हम तो बैठे हुए आराम से आपको जानकारी देते रहेंगे, आप जानकारी सुनते रहेंगे, लेकिन क्योंकि टाइम हो रहा है, हम लोगों को भी घर जाना है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मैं दोबारा से आपको अगर आपको सुझाव देने हैं तो आप हमारी ईमेल आईडी saksam.dalwan@gmail.com पे हमें ईमेल कर सकते हैं, अपने सुझाव दे सकते हैं, और आप हमसे बाय कॉल भी बात कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9311124880। और आपके लिए आज के लिए इतना ही काफ़ी। हम आपसे रोज़ शाम को 7 बजे मिलेंगे। हमें ऐसे ही प्यार देते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और हमारे YouTube चैनल को भी जाकर देखिए। फेसबुक पर और YouTube चैनल पर भी, क्योंकि हमारी सारी वीडियोस हैं जो लाइफ स्किल पर आधारित है, वो आपको सारी वहाँ मिलेगी, YouTube पर मिलेगी। और ज़्यादा से ज़्यादा हमें वहाँ पे भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स करना ना भूलिए। सब्सक्राइब तो जरूर है करना। चलो, धन्यवाद। गुड नाइट।